आपको संसार जी बिल्कुल वाजे कर देना चाहता हूँ, बचपन से ही रिवोल्ट था माइंड में, तो सुबॉर्डिनेशन टॉलरेट नहीं करता था। स्टूडेंट लाइफ में भी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगती ही चली गई। तो मुझे एक बात समझ में आ चुकी थी कि खास करके थोड़ी देर जब मैंने दिल्ली में जॉब किया, तो मुझे ये बात पूरी तरह से समझ आ चुकी थी कि मैं कम से कम जॉब के लिए नहीं बना। और दूसरा क्योंकि मैं मूवमेंट से जुड़ चुका था और बाबा साहब की बात मुझे समझ में आ चुकी थी, फुले साहब की बात समझ में आ चुकी थी, पेरियर की बात समझ में आ चुकी थी। तो मैं ये इस बात को पक्के इरादे से ले चुका था कि मैंने ये भी एक डिसीजन ले लिया था कि जिंदगी जो है अपने समाज के लिए ही जीनी है जी। आजाद ख्याल का आदमी और एक रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ आदमी, गोली खाने से तो मैं नहीं डरता, चाहे बॉर्डर पे लगे। और मैंने कहा बॉर्डर के अंदर भी गोलियां खानी है तो यहाँ भी किसी को खानी होगी, तो मैंने वो ये चुन लिया। तो असली मकसद वही था। वही मकसद मुझे वकालत में ले आया। और वकालत में मैं चलो घर तो चलता ही है, इज्जत की दो रोटियां परिवार के लिए जरूर कमाई होंगी, मगर मैंने मैक्सिमम समाज का काम वहां किया है। मेरी कोशिश रही, अब भी रहती है, तो जितना कर पाते हैं आज भी करते हैं। आखिरी सांस तक यही उम्मीद है कि करेंगे। साथियों, जम्मू कश्मीर और बहुजन मूवमेंट, ये शब्द लगभग जम्मू कश्मीर में कब आया और बहुजन मूवमेंट शुरू कैसे हुई, और बहुजन मूवमेंट को चलाने के लिए किस प्रकार की मुश्किलात जो हैं वो सामने आती हैं, और बहुजन मूवमेंट को चलाने वाले लोग जो हैं वो किन परेशानियों का सामना करते हैं। इस सारे एपिसोड को समझने के लिए हमें किसी ऐसे चेहरे की तलाश थी जो चेहरा उस समय से लेकर के आज तक के सारे उस वाकया को बयान कर सके जो उन्होंने देखा, कैसे कैसे काम होता रहा, कैसे इस मूवमेंट को चलाया गया और बहुजन लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बनते गए। आज बहुजन अगर किसी मुकाम पर हैं तो उस लड़ाई का श्रेय किन लोगों को और कैसे गया ये भी जानना ज़रूरी था। इस सारे मूवमेंट के इतिहास को जानने के लिए इस प्रोग्राम के अंदर आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जो व्यक्ति हैं वो एडवोकेट अशोक बसोत्रा हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। बसोत्रा साहब, सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर की और पूरे भारत की मूवमेंट्स में फ़र्क रहा है, और जम्मू कश्मीर में जो बहुजन मूवमेंट चली, SC ST OBC समाज के लोगों ने जब अपने हकों को ये समझा कि लेने का प्रयास करना चाहिए या लड़ना चाहिए, आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं और आप इस मूवमेंट का एक अहम किरदार रहे हैं। आपने जो लड़ाई लड़ी है, जो चीज़ें देखी हैं, मैं से जानना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि मूवमेंट शुरू कैसे हुई? देखिए, वंचित लोग जो होते हैं, जिनके अधिकार छिन गए हों या जिनके अधिकार ना मिल रहे हों, जब थोड़ी बहुत एजुकेशन में आती है तो थोड़ी सोच पैदा होती है। फिर उन्हें ये बात समझ में आती है कि एक व्यवस्था, एक सिस्टम पूरे समाज में काम करता है। उसे हम सोशल सिस्टम भी कह सकते हैं, या भारत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो सोशियो रिलीजियस सिस्टम में काम करता है। वो डिटरमिन करता है कि ऊपर कौन रहेगा, बीच में कौन रहेगा, नीचे कौन रहेगा, सबसे नीचे कौन रहेगा, किस तरह के अधिकार होंगे। तो भारत के संदर्भ में जब ये मूवमेंट चली तो कुछ लोग हम में से जब एजुकेट हुए, उन्होंने जब पूरे विश्व के सिस्टम्स को स्टडी किया, खास करके जैसे बाबा साहब बाहर गए या फुले साहब यहाँ पे इंग्लिश लोगों के बीच में रहे, फिर उसके बाद स्कॉटिश स्कूल में पढ़े और स्कॉटलैंड के लोगों के संपर्क में आए, तो उनके अंदर एक भावना आई कि इनका रहन सहन, इनका सोशल सिस्टम्स जो है वो हमसे अलग है, और ये लोग सबके अधिकारों की बात करते हैं। जो अधिकार वंचित है उनका ज्यादा ख्याल रखते हैं, जबकि भारत में एक तबका ऐसा है जो अपना ख्याल पूरी तरह से रखता है मगर बाकी वंचित तबके का ख्याल बिल्कुल नहीं रखता। तो वहां से जन्म हुआ एक मूवमेंट का कि जो लोग वंचित हैं उनको उनके अधिकार कहाँ है। अब राजा के राज में या मनुस्मृति में तो राइट्स नहीं है, वहां तो हायरार्किकल पोजीशन है, ब्राह्मण सबसे ऊपर, क्षत्रिय नीचे, वैश्य उससे नीचे, फिर शूद्र, फिर अतिशूद्र, फिर छुआछूत भी उसमें है, तो अधिकार नहीं मिलेंगे। इस चीज को लेके स्ट्रगल हुई
अल्टीमेटली बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला। सबके लिए उन्होंने स्कूलों के दरवाजे खोले, एजुकेशन लोगों के घरों में गई। तो बड़े पैमाने पे जब लोगों को ये लगा कि हमारे अधिकार होने चाहिए और हमारा नंबर ज्यादा है और लोकतंत्र में नंबर भी मैटर करता है, तो हमारे अधिकार ही नहीं होने चाहिए, हमारा हिस्सा होना चाहिए। शासन में, प्रशासन में, न्यायपालिका में, मीडिया में और देश के सभी साधनों संसाधनों में हमारा हिस्सा होना चाहिए। तो ये एक बुनियाद बनी, ये एक बेस बना, जो बेस आगे चल के एक मूवमेंट के फॉर्म में हमारे सामने। इस मूवमेंट का आप हिस्सा कब बने और जब आप इस मूवमेंट की ओर गए तो परिस्थितियां क्या थी, हालात क्या थे उस वक्त के? संसार जी, मैं स्कूल के दिनों की बात याद करता हूँ। अक्सर मुझे विक्टिमाइज किया जाता था। पढ़ने में मैं बाकी स्टूडेंट्स से अच्छा था या उनके मुकाबले में आप कह सकते हैं कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स में मेरा नाम था। मगर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती थी कि कुछ खास जाति के जो टीचर हुआ करते थे वो क्यों मुझे टारगेट करते थे, क्यों विक्टिमाइज करते थे। हालांकि उनमें कुछ अच्छे लोग भी थे जो अप्रिशिएट भी करते थे, मगर कुछ एक लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता था कि ये ओबीसी का बच्चा इतना होनहार क्यों है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता था कि इसके पीछे की राजनीति या इसके पीछे की सोच के कारण क्या है, मानसिकता क्या है, क्योंकि मैं उस वक्त तक समाज को नहीं समझ पाया था और सामाजिक हायरार्की को समझने की मेरी बुद्धि उतनी नहीं थी। उन दिनों में यहाँ पर गुरु रविदास जी की जो सभा है हमारे जीवन में, वहां पे कुछ कैडर कैंप लगा करते थे, स्टूडेंट्स के भी लगने शुरू हुए। ये किस सन की? आप बस ये लगा लीजिए, मेरी 84 की मैट्रिक है, तो ये 9th-10th के आगे पीछे की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे एक अजीज दोस्त थे, स्टूडेंट ही, और उनके घर वालों ने उनको बोला कि वहां ऐसे ऐसे कैडर कैंप में आपको जाना है, तो उन्होंने मुझे कहा। तो इस तरह से मेरा उनसे मिलना हुआ। वहां पे जब हम जाके बाहर से कैडर देने वाले लोग आते थे, बामसेफ के लोग जिनको आज बोलते हैं, बाद में मैं भी बामसेफ का हिस्सा बन गया। तो वहां पर जब उन्होंने पूरे सामाजिक संरचना को समझाया, सामाजिक ढांचे को एक्सप्लेन किया और सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को बड़ी बारीकी से समझाया, तो मेरे जैसा मंद बुद्धि आदमी भी ये समझने लगा, बच्चा भी ये समझने लगा कि इस सिस्टम में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, उसको ठीक करना होगा। तो कैसे ठीक करना होगा? जिन लोगों के हाथ में ये सिस्टम है, जो इसको खराब करके बैठे हुए हैं, उनको एक चैलेंज देना होगा, जो कि बाबा साहब संविधान में दे चुके थे। जैसे मैंने पहले ही बताया कि धर्म तो ऊंच नीच की बात करता है, बाबा साहब बराबरी की बात करते हैं। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि ब्राह्मण को सबसे नीचे रखो या क्षत्रिय को या वैश्य को नीचे रखो, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा सबको बराबर रखो और सोशल एंडोस्मोसिस की थ्योरी दी कि आपस में हर तरह के रिश्ते होने चाहिए, रोटी बेटी के रिश्ते भी होने चाहिए, समाज में समरसता। अब समरसता का मतलब गलत हो गया, क्योंकि आरएसएस को दूसरे ढंग से यूज करती है। वो कहती है जो यहाँ वही रहे और सद्भाव बना रहे, वो होता नहीं, इक्वालिटी की। हाँ, तो बाबा साहब ने कहा नहीं, एक प्लेटफॉर्म में आना होगा, अनइक्वल्स को इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए प्रयास करने होंगे। तो वहां जाने के बाद फिर मेरी उन लोगों से जुड़ा हुआ, फिर उनसे काफी सारी चीजें सीखने को मिली। फिर उनकी कुछ बुकलेट्स आती थी छोटी छोटी, हमने वो पढ़ना शुरू किया, लिटरेचर। फिर सीखकर हमने लोगों को समझाना शुरू किया। तो बड़ी स्टूडेंट, अर्ली स्टूडेंट लाइफ से आप कह सकते हैं, एक छोटा टीनेजर ही था मैं। वहां से मेरी शुरुआत हुई। फिर कॉलेज के दिनों में हम काफी स्प्रेड कर गए। फिर पहला कैडराइज कैंप आपने अटेंड किया जी, याद है कि कौन उस वक्त कैडर ले रहे थे, कौन समझा रहे थे, और पहले दिन क्या बात हुई? नहीं, उस वक्त मैं जब पहली बार गया तो मुझे वो, मेरे लिए माहौल ही नया था। अपने से लोग लगे सब वहां पे, अपने जैसे सब थे और एससी कम्युनिटी ज्यादा थी, तो बिल्कुल अपने जैसा ही माहौल था, घर जैसा माहौल था। उस वक्त ज्यादा जानकारी नहीं थी कि ये कौन लोग हैं। तो जो बाहर से हमारे कैडर देने वाले आए हुए थे, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। मैं आज भी उन्हें नहीं जानता, क्योंकि उसके बाद अगले कैडर में काफी गैप था। फिर बाद में तो मुझे पता चलने लगा कि कौन लोग आ रहे हैं, मगर अर्ली स्टेज पे मुझे नहीं पता चला। हाँ, ये पता था कि ये बामसेफ के लोग हैं। कुछ लोग बामसेफ कार्यकर्ता कहा करते थे उनको। तो उन दिनों में जो अर्ली, आप प्रभावित हुए उनके समझाने के तरीके से, और कैडराइज कैंप जो था उसमें जो बात हुई उससे आप प्रभावित हुए? क्या बात हुई थी? उन्होंने पहले दिन क्या ऐसा कहा था कि आप दूसरे कैडर का इंतजार करने लगे? जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि कुछ विक्टिमाइजेशन मैं समाज में महसूस कर रहा था। स्कूल में भी मैंने वो महसूस की, कुछ बाहर भी। अदरवाइज भी मुझे कभी कभी सुनने को मिल जाता था, और अक्सर ये कहा जाता था कि पंडित पूजनीय है, ब्राह्मण पूजनीय है। फिर मैं अपने घर में भी देखता था,
मेरी माताजी नहीं रही, आपको पता है पीछे 4 अगस्त को उनका देहांत हो गया। तो कुछ मैं उनको जब देखता था पंडितों की बड़ी सेवा करते हुए, घर का पूरा मतलब सामान देना, फिर उनके पाँव को हाथ लगाना जाए इस तरह से, तो मेरे अंदर एक रेवोल्यूशन, एक स्पार्क शुरू से ही थी। मैं माँ से कई बार पूछता था, पंडित के सामने मैंने कई बार पूछा, और पंडित ने यह भी कहा कि आगे चल के कुछ गड़बड़ करेगा। मैंने ये पूछ लिया कि जब सामान हम दे रहे हैं तो पाँव को हाथ तो इसको लगाना चाहिए, हम तो देने वाले हैं, ये तो लेने वाला है, मांगने तो ये आता है, हम थोड़ी जाते हैं इसके घर मांगने। तो मेरी माँ ने मुझे थोड़ा डांट दिया, क्योंकि आपको पता है मदर्स रिलीजियस और उस तरह से डरी हुई रहती हैं, ईश्वर से डराया रखता है पंडित उनको। तो ये सारी चीजें मेरे अंदर खलबली मचाती थी हमेशा। फिर कहीं और जगह पे भी मैंने देखा, कुछ जैसे क्षत्रिय राजपूत दबंग से दिखाई देते हैं और बाकी समाज को दबा लेते हैं, खास करके एससी पे अत्याचार करते थे। फिर मैंने बनिया को देखा कि कैसे सूदखोरी और किस तरह से उनको एक्सप्लॉइट करते हैं फाइनेंशियली। तो एक खलबली तो थी अंदर की, कुछ लोग बड़े कंफर्टेबल हैं और वो जो चाहते हैं करते हैं, वो किसी भी हद तक करते हैं। और एक बहुत बड़ा तबका, तब तो मुझे समझ में नहीं आता, अब तो आता है मूल निवासी बहुजनों की बात हम कर रहे हैं, SC ST OBC और हमसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी के जो लोग हैं, तो उनके साथ इतना भेदभाव। तो वो सारी एक मेरे अंदर एक सवालों का ढेर तो था। वहां जाके मुझे उनके जवाब मिलने लगे। तो बामसेफ में मुझे सही में वो जवाब मिलने लगे और एक रास्ता मिलने लगा। और मुझे ये पता चला कि बाबा साहब ने क्या क्या कहा, कैसे कहा, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज वगैरह, वो सब कुछ चीजें। फिर उसमें जो बेसिक्स थे, जब वो मुझे बेसिक्स फोकस में आए मेरे, तो फिर मुझे पता चला कि एक रेवोल्यूशन चल पड़ा इस देश में, मुझे इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। उन दिनों में ओबीसी हमारी, मैं खुद ओबीसी था, मगर ओबीसी हमारी बात नहीं सुनता था। बड़ी मारें खाई हैं हमने, उन कईयों के घरों में हम जाते थे, पानी का गिलास तक हाथ से छीना है, कईयों ने चाय आगे से उठाई, कईयों ने तो लठ उठाए, गालियां तक देके हमें बाहर निकाला। तो जब मैं खुद सीख गया तो फिर मैंने ये प्रचार शुरू कर दिया, और फिर धीरे 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 कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर बड़ी स्पीड में वो मूवमेंट उन दिनों में बड़ी स्पीड में बढ़ रही थी। जैसा कि हम जानते हैं 80s के बाद शुरू में ही 80-81 DS4 बनी, फिर BSP बनी, और वो सारी मूवमेंट, तो वो सारा मेरे मतलब मेरी वो स्टेज थी जब मुझे सीखना था और एक अच्छी चीज मेरे सामने थी। और बाबा साहब और फुले साहब जैसे महामानवों के आशीर्वाद से कह लीजिए, तो मैंने वो सीखी। और DK खापर्डे, दीना बाना और कांशीराम जी की वो मूवमेंट जो फ्लेयर अप कर रही थी, हम उसका हिस्सा बने। आज भी अगर बाबा साहेब का या बहुजन महापुरुषों का नाम ले लिया जाए तो एक अलग माहौल क्रिएट हो जाता है। जी जी। समाज के अंदर जब आप कहीं बैठ रहे हैं और सभी जातियों के लोग हों तो एक अलग नज़रिए से देखा जाने लगता है। लेकिन उस वक्त आपकी टीनेज थी, आप स्टूडेंट थे, और जब आप दोस्तों में बैठा करते थे और आपके सोचने का तरीका अलग था, और आप बाबा साहेब की और ख़ास करके बामसेफ के कैडर जो थे वो अटेंड कर रहे थे, तो किस तरीके से उन लोगों में रहना या उन लोगों से बात करना, तो वहां पर डिफरेंसेस नहीं आ रहे थे? देखिए, डिफरेंस भी आ रहे थे, मगर एक क्लैरिटी भी आ रही थी। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। मंडल कमीशन की जब मूवमेंट चली तो ओबीसी सबसे ज्यादा मंडल के खिलाफ पूरे भारत में उतरा जी, क्योंकि ओबीसी को ये पता नहीं था कि ये हमारे लिए। और आरएसएस ने, भाजपा ने और हिंदुत्ववादी संगठनों ने ओबीसी को ये कहकर बरगलाया था कि एससी को ऑलरेडी इतना मिलता और मिल गया, 27% और रिजर्वेशन होगी उनके लिए, अब तो ये सर पे बैठेंगे, तो हम हिंदुओं को तो अब खतरा हो गया। तो ओबीसी पक्का हिंदू बनाने का एक फार्मूला था। और आपने देखा होगा पूरे भारत में एक मूवमेंट ओबीसी आरक्षण, अपने आरक्षण के खिलाफ, अपने हितों के खिलाफ करने लगा। JNK में भी ऐसा ही हुआ। 3 बार मार पड़ी है मुझे उस मूवमेंट पे, मैंने रोकी है वो मूवमेंट अपने दम पे। उन दिनों मैं अपने बामसेफ के ऑर्गेनाइजेशन को, बसपा उन दिनों स्प्रेड कर रही थी, तो उन दिनों मैं लीडिंग था स्टूडेंट और यूथ में, मुझे जिम्मेदारी दी गई थी इन दिनों में JNK में। तो मैंने अपने सीने पे मतलब लोगों के ताने मारे सब झेली हैं। तो एक एपिसोड उन दिनों का जो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। जब वो मूवमेंट चल रही थी, मैं उन दिनों यूनिवर्सिटी में था, LLB कर रहा था। यूनिवर्सिटी के अपर कास्ट के सारे स्टूडेंट उस मूवमेंट को चला रहे थे। मैं अपने लोगों को समझा रहा था, हमारे ही लोगों को लेके जा रहे थे और अपर कास्ट के लोग हमारे लोगों को इस्तेमाल कर रहे थे। मैं उनको समझाने में लगा हुआ था तो अपर कास्ट के लोग मुझे अटैक कर रहे थे हर तरह से। मुझे वहां पे खतरा था। खैर, अपना तो बचपन से एक दिमाग रहा है, मरना तो एक दिन है, परवाह कोई नहीं की। एक दिन क्या हुआ, एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई
वो भी लोग बैठे, हम भी, उन्होंने कहा हम बैठ के बात करते हैं, क्योंकि कन्फ्रंटेशन इतनी बढ़ गई थी, उनको डर था कि ओबीसी अगर इसके साथ चला गया तो हमें मार पड़ेगी, और मैं ये चाहता था कि ओबीसी मुझे चाहे मार दे मगर अपने हितों को बचाए, अपने हितों के खिलाफ ना लड़े। तो मैं बिल्कुल ओपनली उनके बीच में उतरा हुआ था। तो एक कन्फ्रंटेशन लेवल इस हद तक था कि अब मरने मराने की बात थी। तो कुछ सुलझे हुए लोगों ने एक सुजेशन दिया कि बैठ के एक बार हम स्टूडेंट्स जम्मू यूनिवर्सिटी में बात कर लें। एक कैंटीन हुआ करती थी, बाबा की कैंटीन बोलते थे उसको, एक बुजुर्ग बिहार का था, वो उसको चलाता था। तो बाबा की कैंटीन के पास बहुत बड़ा एक जुलूस बैठ गया, हमारे भी सारे लोग बैठे, वो भी बैठे। तो वहां पे हमारी तर्क चल रहे थे, बहस चल रही थी, पढ़े लिखे लोगों की तरह बड़े जोश से। इतने में एक कश्मीरी पंडित वहां पे आके उसने परमिशन ली हम दोनों धड़ों से कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। तो हमने कहा कि हमें कोई इतराज नहीं। अपर कास्ट को लगा ये हमारे फेवर में, उनका हमें भी कोई इतराज नहीं। तो उसने कहा जी ये लड़ाई का आधार क्या है। तो अपर कास्ट के जो लीडर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा जी देखो आरक्षण से देश बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? पंडित ने पूछा, वो कश्मीरी पंडित जो थे, उन्होंने कहा जी मेरिट खत्म हो जाएगा, जो डफर, उल्लू का पट्टा, गधा सब आ जाएंगे आगे, और जो इंटेलेक्चुअल है, जो बड़े देश को आगे बढ़ाने वाले, वो पीछे रह जाएंगे। उसने कहा फिर भाई साहब मेरा एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। उसने कहा पूछिए। उसने कहा जी अभी थोड़े साल पहले, कुछ साल पहले कश्मीर से माइग्रेशन हुई कश्मीरी पंडितों की, हम जम्मू में आए, तब भी आपने एजिटेशन की कि हमें कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? जब पूछा क्यों नहीं मिलनी चाहिए, आपने कहा सारी सीटें तो कश्मीरी पंडित ले जाएंगे, हमें क्या मिलेगा? तो तब तो मेरिट बढ़ना था आपका, तब क्यों अपोज किया आपने? आप यकीन नहीं मानोगे, वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस थी, पूरा सन्नाटा था, सन्नाटा था। कोई प्रकाश उसकी बात का जवाब नहीं दे पाया, और हम हंसने लगे कि देखो अब इन पे बात आई, अब इनको जवाब देना चाहिए। फिर उस कश्मीरी पंडित ने हाथ जोड़ के माफी मांग के ये कहा, उसने कहा आप इनकी हिस्सेदारी खा रहे हो, दे दो इनको, क्योंकि हमारे आने पे आपने मेरिट की बात नहीं की, इनके बारे में आप मेरिट की बात कर रहे हो। बात मेरिट की नहीं है, ये हिस्सेदारी की बात है। ये ठीक, इनका तर्क ठीक है, क्योंकि हम बार बार कहते थे हमारा हिस्सा, हमारी इतनी पॉपुलेशन है, हमारा हिस्सा का, तो हम भी तो इस देश के हैं जी। तो ये मूवमेंट थी जो उन दिनों हम फेस करते थे, और हमने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। ये 90 के दशक की बात है। 90 के दशक। उसके बाद जब आप अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में जाते थे या किसी शादी में जाते थे, तो ये तो बातें छुपी नहीं रहती हैं कि ये किस मूवमेंट को लेकर के चल रहे हैं, या फिर भामसेप जैसे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ पर क्या माहौल रहता था? लोग आपको देख करके आगे पीछे चले जाते थे, या आपसे बैठ के तर्क किया करते थे? देखिए, यहाँ तक तो अपर कास्ट के हमारे दोस्त या मोहल्लेदार या आगे पीछे के लोगों की बात अगर मैं करूँ, तो मैंने एक चीज उनमें देखी, उनमें एक मैच्योरिटी लेवल है, वो डिफरेंस को समझते हैं जी। वो उन्हें पता है उनके भी राइट्स हैं, तो बाकियों की भी अगर कोई लड़ता है तो उनको समझना पड़ेगा। लेकिन अब हमारे लोगों ने हमें काफी इग्नोर किया, काफी टारगेट भी किया, ज्यादा हमें हमारे लोगों से परेशानी हुई। जब हम अपने लोगों में बात करने की कोशिश करते तो अक्सर लोग हमें टेंट कर देते थे कि ये तो उपद्रवी जैसे लोग हैं, ये तो माहौल खराब कर रहे हैं, विद्रोही, ये विद्रोही, इस तरह की बातें थी। तो मुझे खुशी है कि हम उस वक्त चंद लोग थे, एससी के कुछ ज्यादा थे, ओबीसी के तो गिने चुने मेरे जैसे बड़े कम थे। आज मैं दावे से कह सकता हूँ पूरा J&K का ओबीसी रेवोल्यूशनाइज है, ना सिर्फ हिंदुओं वाले ओबीसी बल्कि मुस्लिम ओबीसी, सिख ओबीसी, इसके साथ पूरे भारत का ओबीसी। तो ये इतनी बड़ी जो क्रांति आई है, ये कुछ मेरे जैसे योगदान तो इनमें रहा ही होगा। यहाँ बाबा साहब जैसे, कांशीराम जैसे, DK खापर्डे, दीनापाना जैसे, ज्योतिराव फुले, EV रामास्वामी नायकर जैसे बड़े बड़े महान लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वहां इन चीजों को लेके घर घर जाके जब हमने लोगों को समझाया, तो चलो एक मैसेंजर ही सही हम भी रहे। तो मुझे बड़ी खुशी होती है ये देखकर कि आज जैसे कर्नाटका में आपने देखा होगा, अभी कांग्रेस ने कैबिनेट में किसी अपर कास्ट को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि एससी और ओबीसी के कॉम्बिनेशन से वहां पर रेवोल्यूशन आया। वही रेवोल्यूशन अब अगले महीने जो 5 स्टेट्स का इलेक्शन हम उसमें भी देखेंगे, और 2024 के इलेक्शन में भी देखेंगे। और अब आने वाले टाइम में अगर इस देश को कोई प्रधानमंत्री मूल निवासी बहुजनों से मिलेगा, तो मैं दावे से कह सकता हूं कोई बानिया ओबीसी बनकर नहीं आएगा मोदी की तरह, कोई फेक ओबीसी नहीं आएगा। एससी आएगा, एसटी आएगा, ओबीसी आएगा, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जो भी आएगा, मूल निवासी बहुजन आएगा, हार्डकोर ईमानदार और सही सच्चा बंदा आएगा। मेरा ऐसा मानना है। आपके पिताजी पुलिस प्रशासन में थे, ऑफिसर थे, लेकिन आपने वकालत का खिता चुना।
आपको ये नहीं लगता था कि मुझे पुलिस में जाना चाहिए? वकालत का कितना ही क्यों, क्या लगा था उस वक्त की वकालत करके किस तरीके से समाज में काम करना है, या वकीलों की कमी थी समाज में? 88 में मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने LLB प्रोफेशनल जम्मू यूनिवर्सिटी से की, फिर मैंने कंपनी सेक्रेटरीशिप दिल्ली से ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से किया। मैं फेलो मेंबर भी रहा उसका। कुछ देर मैंने प्राइवेट जॉब भी किया। मगर मैं एक चीज आपको संसार जी बिल्कुल वाजे कर देना चाहता हूँ, बचपन से ही रिवोल्ट था माइंड में, तो सबॉर्डिनेशन टॉलरेट नहीं करता था। स्टूडेंट लाइफ में भी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगती ही चली गई। तो जब हमारी बात मान ली जाती थी, क्योंकि हम सही बात करते थे, गलत बात तो करते नहीं थे, तो प्रशासन से बात होती भी थी। नहीं तो कन्फ्रंटेशन मेरी हायर सेकेंडरी में भी रही, मेरी कॉलेज में भी अच्छी कन्फ्रंटेशन थी, यूनिवर्सिटी में तो ठीक ठाक कन्फ्रंटेशन रही, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलती रही। मुझे एक बात समझ में आ चुकी थी कि खास करके थोड़ी देर जब मैंने दिल्ली में जॉब किया, तो मुझे ये बात पूरी तरह से समझ आ चुकी थी कि मैं कम से कम जॉब के लिए नहीं बना और मुझे सुबॉर्डिनेशन नहीं करनी। दूसरा, क्योंकि मैं मूवमेंट से जुड़ चुका था और बाबा साहब की बात मुझे समझ में आ चुकी थी, फुले साहब की बात समझ में आ चुकी थी, पेरियर की बात समझ में आ चुकी थी, तो मैं ये इस बात को पक्के इरादे से ले चुका था कि दूसरा मैंने ये भी एक डिसीजन ले लिया था कि जिंदगी जो है अपने समाज के लिए ही जीनी है जी। तो जॉब का मेरा नहीं माइंड बना। हालांकि मेरे फादर साहब की बड़ी मर्जी थी मैं आर्मी में जाऊं, वो खुद जाना चाहते थे, नहीं जा पाए, फिर वो पुलिस में रहे और एज ए DAYSP वो 98 में रिटायर हुए और अभी भी वो समाज का ही काम करते हैं दिन रात। आपको पता ही है, समाज के काम में लगे। इंटरव्यू किया। जी जी बिल्कुल। तो वो चाहते थे कि मैं जॉब में, खास करके वो चाहते थे मेरा एक बेटा बॉर्डर पे होना चाहिए, चाहे शहीद हो मगर एक बॉर्डर तक पहुंचे। तो अब मैं आजाद ख्याल का आदमी और एक रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ आदमी, गोली खाने से तो मैं नहीं डरता, चाहे बॉर्डर पे लगे, और मैंने कहा बॉर्डर के अंदर भी गोलियां खानी है तो यहाँ भी किसी को खानी होगी, तो मैंने वो ये चुन लिया। तो इसलिए जॉब की तरफ मैं नहीं गया, पुलिस की तरफ भी नहीं गया, और आपकी दया से जॉब अगर लेनी होती तो इतनी काबिलियत थी मुझ में कि मैं जा सकता था, लेकिन मेरा असली मकसद वही था। वही मकसद मुझे वकालत में ले आया, और वकालत में मैं चलो घर तो चलता ही है, इज्जत की 2 रोटियां परिवार के लिए जरूर कमाई होंगी, मगर मैंने मैक्सिमम समाज का काम वहां किया है। मेरी कोशिश रही, अब भी रहती है, तो जितना कर पाते हैं आज भी करते हैं, आखिरी सांस तक यही उम्मीद है कि करेंगे। वहां पर भी जब आप वकालत करते हैं, जब आप वकील बने, तो वहां पर अलग अलग किस्म के और अलग अलग जातियों के लोग थे, तो वहां पर जाति को लेकर के ये संघर्ष रहा। फिर देखिए, जब मैं वहां गया तो वहां पे कब्जा ही अपर कास्ट का था। मैक्सिमम जजेस अपर कास्ट के थे और वकील तो तकरीबन अपर कास्ट के थे। तो हम जैसे गिने चुने थे, बड़े ज्यादा नहीं थे, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं थे, हमसे पहले भी थे। लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आज अगर SC ST OBC माइनॉरिटी मूल निवासी बहुजनों की गिनती वकीलों की कर लें, अगर हम ये मान के चलें कि हाई कोर्ट ऑफ JNK और लोअर कोर्ट जो एक साथ ही है वहां जानीपुर में, अगर हम मान लें कि 5000 उसमें टोटल वकील हैं, तो 65% से कम आज OBC SC ST माइनॉरिटी नहीं है। एक भी हाई कोर्ट जज और किसी का ना बने, जैसे अपर कास्ट ही बन ही जा रहे हैं ना लगातार, मुस्लिम से भी अपर कास्ट बन रहे हैं, हिंदुओं से भी हर जगह अपर कास्ट बन रहे हैं, एक ना बने अगर हमारे वकीलों को अकल आ जाए। तो मैं ये भी नहीं कहना कि वो बेवकूफ है, आपको इसका गलत मतलब ना निकाले, मेरा कहने का मतलब जब वो बात को समझ लें और यूनाइट हो जाए और सेल्फलेसली, जैसे मैं जज नहीं बनना चाहता पर मैं अपने समाज को बनाना चाहता हूं, मैं PM या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बनना चाहता, मुझे नहीं किसी ने बनाना, मगर मेरी ये ख्वाहिश जरूर है कि मेरे ही लोग बने। जब हमारी पॉपुलेशन 85 या 90 या 95% है तो क्यों ना बने। तो जब इस सोच पे मेरा सारा समाज आ जाएगा, वकीलों का भी, तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि सारा, सिर्फ हाईकोर्ट एडवोकेट्स ही क्यों, नीचे जुडिशरी में भी, और एडवोकेट जनरल का दफ्तर भी हमारे कब्जे में होना चाहिए, गवर्नमेंट एडवोकेट्स भी हमारे होने चाहिए, पूरा तंत्र पे हमारा कब्जा होना चाहिए, तो वो बात तब हो सकती है जी। तो मेरे वहां जाने से लेके आज तक ये एक रेवोल्यूशन तो मुझे देखने को मिला है। अब इसमें मेरी कंट्रीब्यूशन तो कोई उस तरह की नहीं है, मगर वहां पे हमने अपना नाम बताया। लेकिन समाज के वकीलों से, जो जूनियर वकील हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे मेरी जब बात होती है तो आपका बड़ा रिगार्ड करते हैं, और उन्हें लगता है कि बहुजनों की और SC ST OBC की बात करने के लिए अगर कोई खुल करके वहां पर कुछ कह रहा है तो वो आप हैं। देखिए, जब आप स्वार्थ नहीं रखेंगे और डरेंगे नहीं, मैंने पहले ही कहा था, फुले शाहू अम्बेडकरी मूवमेंट को मैं आज फिर दोहरा देता हूं, वकीलों के लिए खास करके कह देता हूं, इस मूवमेंट में वो लोग कभी ना आए जो पुलिस के डंडे से डरते हो,
जेल जाने से डरते हो, मर जाने से डरते हो, गोली खाने से डरते हो, जो जो अत्याचार से डरते हो, वो ना आए। इस मूवमेंट में सिर्फ और सिर्फ वो लोग आए जो अपने सरधड़ की बाजी लगा सकते हो और अपने समाज के लिए हमेशा शहादत देने को तैयार रहे। मतलब कफन आपकी जेब में होना ही चाहिए। कब कहां जरूरत पड़ेगी वो नहीं आपको पता, क्योंकि आप तो मर जाएंगे, कफन आपकी जेब से निकले और आपके ऊपर डाल दे, बात खत्म। इतना काफी है। इतना काफी है। तो आखिरी दम तक लड़ने का अगर आप में साहस है तो फुले शाहू अम्बेडकरी मूवमेंट में आइए, वरना आप उन्हीं संगठनों में रहिए। आरएसएस में जाइए, बजरंग दल में जाइए, हिंदुत्ववादी संगठनों में जाइए, बीजेपी में जाइए, उनके साथ रहिए, हमें कोई फर्क नहीं। वैसे भी जब से हमने ये मूवमेंट चलाई है, मैं आपको ये बात भी बड़े वाजे तौर पे बता दूं, शिवसेना, बजरंग दल, राम सेना, जितनी सेनाएं जम्मू में थी हिंदुत्ववादी संगठनों की, उनके लीडर तो अपर कास्ट थे। नीचे पत्थर चलाने वाले, डांग चलाने वाले, जो भीड़ थी, जितने, वो सारे ओबीसी, एससी और खास करके ओबीसी के थे। 90% से ज्यादा ओबीसी के थे। हम, मेरे इस मूवमेंट के आने के बाद और मेरे ओबीसी के इंटरेक्शन के बाद, चाहे मुझे कितनी भी मारे मेरे लोगों से क्यों ना पड़ी हो, 5 या 6 साल के अंदर उनके पास एक नहीं बचा। एक नहीं बचा। अब आप देख लीजिए, कभी भी शिवसेना का कोई या बजरंग दल का या कोई भी जुलूस निकलता है या कोई एजिटेशन होती है, आप जाके गिन लीजिए, अब अपर कास्ट लोगों को अपने ही लोग लाने पड़ते हैं। लेकिन वो जो उनका एक्चुअल कैडर था, वो हमने सारा न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये हमारी मूवमेंट की एक उपलब्धि रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो आज हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा हमारे साथ थे। उनकी जिंदगी के उन पलों को आप सबके साथ हमने साझा करने का प्रयास किया है, ताकि आप लोग उन चीज़ों को महसूस कर सकें कि ऐसे लोगों ने किस तरीके से आप लोगों के लिए जंग लड़ी है और आप लोगों के अधिकारों के लिए अभी भी वो जंग लड़ रहे हैं। इनकी जिंदगी के और कई सारे पहलू हैं जिन पर अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे, और इस मूवमेंट को किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, इस मूवमेंट को किस तरीके से चलाया जा रहा है और बहुजन को कैसे जगाने का प्रयास किया जा रहा है, ये जानने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सके आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद।